हेलो दोस्तों, ये हमारा बीपीएससी टेस्ट सीरीज का 7th टेस्ट सीरीज है। तो उसका हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्न में कौन सा उपवेद नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी योग वेद जो है उपवेद नहीं है। उपवेद मुख्यतः 4 है: आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद, स्थापत्य वेद और शास्त्रवत वेद या धनुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा से, गंधर्व वेद नृत्य संगीत से, शिल्प वेद भवन निर्माण से तथा शास्त्र वेद युद्ध से संबंधित उपवेद है। 4 वेद है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है। इसमें अशोक के कलिंग विजय का वर्णन है। ये 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। अशोक के अभिलेखों में उत्कीर्ण लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंस ऑफ नेट हाउस 37 में पढ़ा था। अशोक के सर्वाधिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में। अशोक द्वारा कलिंग पर आक्रमण के समय कलिंग का शासक नंदराज नामक व्यक्ति था। अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम टी पैंथेलियर ने किया था। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो डोवर जल संधि जोड़ती है। तो डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल दक्षिण पश्चिम को, उत्तर सागर उत्तर पूर्व से जोड़ती है। इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। विश्व की प्रमुख जल संधियां की बात करें तो मलक्का जल संधि यानी अंडमान एवं दक्षिण चीन सागर में, पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, सुंडा जल संधि जावा सागर हिंद महासागर में, यूकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर में, डेविस जल संधि बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर में है। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुक्सी सागर जो कि अलास्का रूस में है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है। तो ये है वेनेजुएला में। एंजिल जलप्रपात की ऊंचाई 779 मीटर है। वेनेजुएला में कैरोनी नदी पर स्थित एंजिल जलप्रपात विश्व की सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसप्पा है जो कर्नाटक में श्रावती नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो 5 का बिहार के किस जिले में उत्खनन के दौरान 9 पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आंसर हो जाएगा ई, यानी बिहार के रोहतास, सारण, वैशाली जिले में उत्खनन के दौरान 9 पाषाण काल अवशेष प्राप्त हुए हैं। रोहतास के सकाश गांव में 4500 वर्ष पुराने नर कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्खनन के दौरान अन्न के दाने, मृत भान, 3 मुंह वाले चूल्हे, घड़े, अस्थि इत्यादि के अवशेष मिले। चिरांद एवं चेचर बिहार में स्थित प्रसिद्ध नवपाषाण कालीन स्थल है। सर जॉन लोवाक ने नवपाषाण काल के लिए नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है अपने राजकीय पक्षी के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला राज्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, अपने राजकीय पक्षी के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला राज्य उपरोक्त में से कोई नहीं है। बिहार राज्य ने अपने राजकीय पक्षी के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। इस ऐप का नाम सेव स्पैरो है। ऐप के माध्यम से देश भर में गौरैया की स्थिति, उनके आहार, संरक्षण की विधियां, घोंसले और व्यवस्था आदि के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ऐप पर जाकर गौरैया संरक्षण से लेकर SMS के माध्यम से सवाल भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 7 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन की अंतिम हार हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन यानी फ्रांस की अंतिम हार हुई। वाटरलू की लड़ाई 18 जून 1815 ईस्वी को हुई। इस युद्ध में नेपोलियन बुरी तरह पराजित हुआ। नेपोलियन को कैद करके सेंट हेलेना द्वीप पर रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 1821 ईस्वी में संदेहास्पद स्थिति में नेपोलियन की मृत्यु सेंट हेलेना द्वीप पर हो गई। ट्राफलगर की लड़ाई और ऑस्ट्रेलिज का युद्ध 1805 ईस्वी में हुआ था। ट्राफलगर की लड़ाई 1805 ईस्वी में नेपोलियन और ब्रिटिश एडमिरल नेल्सन के बीच हुआ। इस युद्ध में नेपोलियन की हार हुई। 1796 ईस्वी में नेपोलियन ने इटली और ऑस्ट्रिया के प्रभाव को समाप्त कर दिया। फ्रांस ने डायरेक्टी के शासन का अंत 1799 ईस्वी में हुआ। नेपोलियन 1799 ईस्वी में प्रथम काउंसलर बना और 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए काउंसलर बना। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। नेपोलियन ने पत्नी जोसेफिन को तलाक देकर मैरी लुइस से पुनः विवाह किया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है बिहार में ग्रामीण आबादी कुल आबादी का प्रतिशत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 88.71%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या
10,40,99,542 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र के बाद तीसरा बड़ा राज्य है। बिहार में कुल ग्रामीण जनसंख्या 9,41,41,46,436 है। बिहार में शहरी जनसंख्या 11.29% है। बिहार की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या के 8.6% है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो बोल रहा है भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है। तो इसका आंसर सबको पता है, शायद केरल। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है पटना में आयोजित टैलेंट सर्च क्रिकेट लीग फॉर इंडिया 60 में कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पटना में आयोजित टैलेंट सर्च क्रिकेट लीग फॉर अंडर 60 में 130 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। राज्य के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में छुपी हुई क्रिकेट प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य हेतु टैलेंट सर्च क्रिकेट लीग फॉर अंडर 60 का आयोजन पटना में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो ये बोल रहा है पहली की सहेली नाम से किस राज्य के माध्यमिक स्कूल में क्लास प्रारंभ की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। पहली की सहेली सत्र के तहत राज्य के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले किशोरियों को मासिक धर्म यानी माहवारी के दौरान साफ सफाई व स्वच्छता का ध्यान रखे जाने का प्रावधान है। पहली की सहेली का सत्र के तहत 2020 में 28 मई को विद्यालय माहवारी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसका आंसर होगा वर्ल्ड हेरिटेज इंडेक्स में बिहार का कौन सा स्थान शामिल है। तो इसका आंसर होगा ई, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। यूनेस्को ने पहले गया स्थित महाबोधि मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज इंडेक्स में शामिल किया था। अब इसका नालंदा विश्वविद्यालय भी शामिल हो गया। यूनेस्को ने की सूची में शामिल भारतीय शहर नालंदा देश का 33वां धरोहर है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न से किसका उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी इसमें सोडियम का उपयोग करते हैं। सोडियम लैंप एक डिस्चार्ज लैंप है जो रोशनी का उत्पादन करने के लिए सोडियम का उपयोग करते हैं। नियॉन लैंप एक लघु गैस निर्वहन लैंप है। सड़कों के किनारे लाइटिंग हेतु सड़क के किनारों पर लगे लाइट्स में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर। 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जुलाई को श्री हरगोविंद जयंती मनाई जाती है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु वेब कैम और माइक्रोफोन डिवाइस अनिवार्य है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संचार की एक तकनीक है जिसके माध्यम से 2 या 2 से अधिक स्थानों में ऑडियो वीडियो के माध्यम से कई लोग जुड़ सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु वीडियो कैमरा या वेब कैम, कंप्यूटर मॉनिटर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर तथा इंटरनेट सेवा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लिग्नाइट में कार्बन पाया जाता है। कोयले के खनिजों को कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर मुख्यतः 4 प्रकारों में बांटा गया है। पीट 45%, लिग्नाइट 65 से 75%, बिटुमिनस 83 से 85%, एंथ्राइट 93 से 95%। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। एंथ्रासाइट सबसे उच्च गुणवत्ता का कोयला होता है। बिटुमिनस सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला कोयला है। पीट निर्माणाधीन कोयला होता है। कोयला को काला हीरा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो 17 बोल रहा है बीएमडी परीक्षण किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान के लिए। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग है। इसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। इस रोग में अस्थि खनिज घनत्व यानी बीएमडी बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाता है तथा अस्थि सूक्ष्म संरचना भी नष्ट हो जाती है। हड्डियों से संबंधित रोग विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेट्स या ऑस्टियोमेलेस या विटामिन डी की कमी से होती है। एड्स रोग एचआईवी वायरस के कारण होता है। एड्स के लिए एलिसा टेस्ट होता है। मलेरिया रोग परजीवी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो रानीखेत बीमारी संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुर्गियों से। यह बीमारी विषाणु जनित रोग है। पक्षियों में विशेषता फैलने वाला रोग है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। रानीखेत रोग का विषाणु पैरामिक्सो को वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम उत्तराखंड के रानीखेत शहर में चिन्हित किया था। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु द्वारा यानी डी। यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है। यह रोग नसों को क्षतिग्रस्त कर देता है और त्वचा में घाव एवं मांसपेशियों को कमजोरी पैदा कर देता है। इस रोग से बचाव हेतु एमडीटी यानी मल्टी ड्रग थेरेपी दवाओं का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर वर्ष 1955 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया। 1983 में राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम को राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में बदल दिया गया।
क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है, तो गोल्डन चावल विटामिन ए का एक प्रचुरतम स्रोत है। गोल्डन राइस जीएम तकनीक से बनी धान की एक किस्म है। गोल्डन राइस का रंग सुनहरा जैसा होता है। इस किस्म में 1 किलोग्राम चावल में 8 मिलीग्राम बीटा कैरोटीन पाया जाता है। WHO के एक सर्वे के अनुसार चावल पर गुजारा करने वाले 26 देशों के 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों में विटामिन ए की कमी है। सर्वप्रथम 1990 के दशक में ईगो पोट्राइकस ने जैव तकनीक की सहायता से बीटा कैरोटीन युक्त चावल के विकसित करने के प्रोजेक्ट शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो सूची एक सूची तुकों से सम्मिलित कीजिए। तो टाइलिन है जो क्षारीय होता है, जठर रस है जो अम्लीय होता है, आंतीय रस होता है क्षारीय, लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। लार का पीएच मान 6.3 से 6.8 होता है। इसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। यह स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। लार के साथ लाइसोजाइम भी निकलता है जो बैक्टीरिया को मार देता है। जठर रस का पीएच मान 1 से 3.5 होता है। यह अम्लीय प्रकृति का होता है क्योंकि इसमें HCl पाया जाता है। आंतीय रस का पीएच मान 7.6 से 8.3 होता है। यह गैस्ट्रिक एंजाइम की गतिविधि को रोक देता है। लाइपेज वसा का पाचन करता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो ये बोल रहा है भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी बेसिन को भारत का रूर कहा जाता है। दामोदर क्षेत्र में अधिक मात्रा में कोयला, लौह एवं अन्य खनिज पदार्थों के उत्खनन के कारण ही इसे भारत का रूर कहते हैं। रूर जर्मनी स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जो कोयला, लौह एवं अन्य खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध है। दामोदर नदी बेसिन में अत्यधिक मात्रा में कोयला, लोहा और अब्रक का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1925। काकोरी षड्यंत्र कांड में 9 अगस्त 1925 ईस्वी को सहारनपुर में लखनऊ की ओर से जाती ट्रेन से सरकारी खजाने को भारतीय क्रांतिकारियों ने लूट लिया था। इस कांड के आरोपी रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह एवं आसफुल्लाह खां को 1907 में फांसी दे दी गई थी। सचिंद्र नाथ सन्याल का आजीवन कारावास का सजा दी गई थी। मनमथनाथ गुप्त को 14 वर्ष की सजा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसने 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उपरोक्त में से सभी ने 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। मैडम क्यूरी ने वर्ष 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में तथा 1911 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। मैडम क्यूरी ने रेडियो सक्रियता की खोज तथा रेडियम की खोज यानी रसायन की थी। फ्रेडरिक सेंगर ने रसायन के क्षेत्र में 2 बार 1958 तथा 1980 में नोबेल पुरस्कार पाया है। जॉन बर्टन ने 1956 तथा 1972 में भौतिकी के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर 1901 में की गई थी। 1917, 1944, 1963 में रेड क्रॉस सोसाइटी को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। ये फ्रांस की क्रांति से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया तथा यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की। इन्होंने अपनी राजधानी में फ्रांस व मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का बीज लगाया था। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों में मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए आधुनिक रीति से दूतावासों की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी। बंगाल के अस्थायी उपनिवेश या अस्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया। यह भूखंड व्यवस्था 1793 ईस्वी में अस्थायी कर दी गई। इस व्यवस्था में जमीन का मालिकाना हक जमींदार को प्रदान किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हड़प नीति को अपनाया था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किया था। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो बोल रहा है भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया, तो इसका आंसर हो जाएगा उदय शंकर ने। अपनी प्रतिभा के बल पर विदेशों में लोकप्रिय बनाया। उन्होंने अपने नृत्य में विविध परंपराओं और तकनीकों को शामिल किया है। वर्ष 1900 में राजस्थान के उदयपुर में इनका जन्म हुआ था और पंडित रविशंकर के बड़े भाई है। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया है। इनकी मृत्यु 26 सितंबर 1977 को हुई। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो 28 बोल रहा है प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारी की रचना किसने की थी। सबको पता है मोहम्मद इकबाल ने। प्रारंभ में महान राष्ट्रवादी थे किंतु बाद में मुस्लिम लीग से संबंध हो गए। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो बोल रहा है कौन सा पदार्थ भारत की खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा
29 का बी यानी छोटा नागपुर पठार को भारत में खनिज दिल के देश यानी मिनरल्स हर्ट के रूप में जाना जाता है, मिनरल्स हर्ट लैंड के रूप में जाना जाता है। यह पठार खनिजों की दृष्टि से अत्यधिक संघन है। यहाँ प्राप्त होने वाले खनिजों में कोयला, अभ्रक, तांबा, चूना पत्थर, बॉक्साइट, लौह, एस्बेस्टस आदि प्रमुख है। इस पठार का ज्यादातर हिस्सा झारखंड में रांची, कोडरमा और हजारीबाग के पठारों का संयुक्त नाम ही छोटा नागपुर पठार है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो निम्न में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा डी यानी वरुण ग्रह आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं है। सौरमंडल में सूर्य से दूरी के आधार पर आंतरिक तथा बाह्य ग्रहों की कल्पना की गई है। आंतरिक ग्रहों में बुध आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी तथा मंगल आता है। बाह्य ग्रहों में के निर्माण गैसों की प्रधानता है। बाह्य ग्रहों में बृहस्पति आता है, शनि आता है, अरुण आता है, वरुण आता है। यम को सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह माना जाता है। ये प्लूटो के सौरमंडल के बाहरी ग्रह माना जाता है। यह प्लूटो के सौरमंडल के बाहरी काइपर घेरे क्यूपर बेल्ट की सबसे बड़ी खगोलीय वस्तु माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो बोल रहा है दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये सबको पता है, वेटिकन सिटी यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा स्वतंत्र राज्य है जिसका क्षेत्रफल केवल 44 हेक्टेयर। ये इटली के रोम शहर में स्थित है। ईसाई धर्म के प्रमुख संप्रदाय रोमन कैथोलिक चर्च का यही केंद्र है। इस संप्रदाय के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप का यहाँ पर निवास स्थान है। रूस क्षेत्रफल का विश्व में सबसे बड़ा देश है। मालदीव दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी तत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई रेडियम, थोरियम और यूरेनियम रेडियोधर्मी तत्व है। परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक 83 से अधिक होता है रेडियो सक्रिय का प्रदर्शन करते हैं और अक्रिय परमाणु का परमाणु क्रमांक प्राप्त करना चाहते हैं। यूरेनियम परमाणु क्रमांक 92 है, रेडियम परमाणु क्रमांक 88 है, थोरियम परमाणु क्रमांक 90 है। ये सब रेडियो एक्टिव तत्व है। कैडमियम का परमाणु क्रमांक 48 है। ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। कैडमियम का प्रयोग नाभिक के रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो बोल रहा है फैलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी फैलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना ट्यूबोटॉमी कहलाता है। महिला नसबंदी की प्रक्रिया ट्यूबोटॉमी में महिला की डिम्ब वाहिनी फैलोपियन ट्यूब को काट कर बंद कर दिया जाता है। इससे अंडाशय में बनने वाले अंडे गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाते तथा शुक्राणु के संपर्क में नहीं आते। यह परिवार नियोजन का अस्थायी समाधान है। पुरुष नसबंदी को वेस्कोटॉमी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लंग्स। मकड़ियों के अध्ययन एरियोनोलॉजी कहलाता है। कुछ मकड़ियों में ट्रैकिया के साथ साथ बुक लंग्स भी पाया जाता है। कुछ मकड़ियों में चलनी ट्रैकिया पाया जाता है। मकड़ियों के खून का रंग नीला होता है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था? तो भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में खोला गया। 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1835 में भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। भारत में प्रथम अभियांत्रिक कॉलेज की स्थापना 1849 ईस्वी में रुड़की में की गई थी। भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज लॉर्ड डलहौजी के काल में खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है। ये किसका कथन है? तो 36 की बात करें तो ये है आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण। यह कथन प्लेटो का है। प्लेटो अरिस्टो का गुरु तथा सुकरात का शिष्य था। प्लेटो को अफलातून नाम से जाना जाता है। प्लेटो यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक। प्लेटो का जन्म एथेंस के समीपवर्ती क्षेत्र में एजिना नामक द्वीप पर हुआ है। अरस्तु यूनानी दार्शनिक थे। डेविड एमाइल डुरखोम फ्रांस महान के समाजशास्त्री थे। महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो बायोमास को जलाने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में छोड़ा जाता है? तो बायोमास अवशेष को जलाने के दौरान COCH4 SO2 गैस बाहर निकलता है। सबसे विषैली गैस CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। मीथेन CH4 को मास गैस भी कहा जाता है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है। यदि वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम होता है तो उससे अम्लीय जल कहा जाता है। प्राकृतिक गैस के मुख्य रूप से मीथेन होते हैं। LPG गैस के मुख्य रूप से नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो भारतीय रेलवे द्वारा तत्काल रेल टिकट सेवा किस नाम से आरंभ की गई है? तो 38 का आंसर हो जाएगा बी। भारतीय रेलवे द्वारा तत्काल रेल टिकट सेवा पे ऑन डिलीवरी नाम से आरंभ की गई। यात्रा की तारीख से 5 दिन पहले पे ऑन डिलीवरी के माध्यम से टिकट बुक किया जा सकता है। ये IRCTC द्वारा शुरू की गई सेवा है जो 600 शहरों में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस
कब आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा 7 अगस्त को। केंद्र सरकार ने 31 जुलाई 2015 को यह निर्णय लिया था कि प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हथकरघा उद्योग के महत्व एवं आमतौर पर देश के सामाजिक आर्थिक योगदान के बारे में जागरूकता फैलाना है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए राज्य वित्त आयोग उत्तरदायी। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य सरकार और स्थानीय निकाय के लिए अलग अलग वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 280 के द्वारा केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया गया है, जो संघीय स्रोत से मिले राजस्व का संघ तथा राज्यों के बीच विभाजन का स्वरूप तय करता है। अनुच्छेद 243 ईस्वी झ के अनुसार राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। राज्य वित्त आयोग स्थानीय निकाय हेतु वित्त के शर्तों का व्यवस्था हेतु सुझाव देता है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो बोल रहा है बॉम्बे, मद्रास तथा कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1862 में किया गया था। 1861 के बाद परिषद अधिनियम ने भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया। भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत इसी अधिनियम से हुई है। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में पारित किया गया है। इसके द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय, कलकत्ता और मद्रास के लिए एक एक उच्च न्यायालय तथा अवशिष्ट क्षेत्रों के लिए एक और न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी लोनार मध्य प्रदेश, नक्की गुजरात और पुलिकट केरल, ये तीनों सही नहीं है। लोरान जो है महाराष्ट्र में, चिल्का ओडिशा में, कोलेरू आंध्र प्रदेश में, पुलिकट तमिलनाडु, नक्की झील राजस्थान में, नागार्जुन सागर गोदावरी नदी सही सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 में इसका जो आंसर है वो भांखड़ा लांगड़ परियोजना जो सतलज नदी पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में, हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर ओडिशा में, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो बोला जा रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। किसी स्थान पर पाए जाने वाले किसी जीव समुदाय के वातावरण से तथा अन्य जैविक समुदाय से परस्पर संबंध होता है। इसी पारिस्थितिक संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ट्रांसलेशन 1935 में किया था। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। यह प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो 46 जो है वो बोल रहा है कि एक सूची 1 तो सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो वह इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ है? तो देहरादून में। भारतीय वनस्पति विज्ञान कोलकाता में। भारत का सबसे विशाल संग्रहालय चेन्नई में। भारत का सबसे विशाल मछली घर माउंट आबू है। वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। इसका उद्देश्य पूरे भारत में वन के क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए अनुसंधान को निरंतर प्रभावी रूप से बढ़ाना है। भारतीय वनस्पति विज्ञान संस्थान कोलकाता में स्थित है। यह संस्थान भारत में निरंतर वृक्षों को बढ़ाने के उद्देश्य से लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहा है। भारत का सबसे विशाल मछलीगिरी माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। यह दत्ताश्री वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। वर्तमान सबसे बड़ा निर्माणाधीन मछलीगिरी दीघा कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस एक को 2 बार सिंहासनारोहण हुआ था? तो 47 है। मुगल बादशाह औरंगजेब और हुमायूं का 2 बार सिंहासनारोहण हुआ था। औरंगजेब ने 1658 पहली बार, 1659 दूसरी बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। हुमायूं ने 1530 में पहली बार तथा 1555 दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया था। औरंगजेब अंतिम पूर्ववर्ती मुगल बादशाह था। औरंगजेब भारत के दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में बदलना चाहता था। औरंगजेब की कट्टरता को देखते हुए उसे जिंदा पीर तथा शाही दरवेश भी कहा जाता है। औरंगजेब के अलावा मुगल बादशाह हुमायूं का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। औरंगजेब एक कुशल वीणा वादक भी था, लेकिन संगीत का विरोधी था। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो बोल रहा है निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था? तो 48 की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां के काल में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था। शाहजहां के काल में दारा सिकों ने उपनिषद का अनुवाद सर ए अकबर के नाम से फारसी में किया था।
मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। इस विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की और ग्रीक भाषाओं अनेक कृतियों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया। अकबर के काल में हिंदी साहित्य को स्वर्ण काल कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो बोला जा रहा है अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कांगो। क्वेश्चन नंबर 19 कांगो नहीं, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी अफ्रीका के लिम्पोपो नदी पर मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार करती है और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार करती है अफ्रीका की जो है। नाइजर नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है जो 2 डेल्टा का निर्माण करती है। नाइजर नदी को रिवर ऑफ द वाइल्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो बोल रहा है वो कौन सी तिथियां हैं जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। ये दोनों स्थिति में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, अतः इस समय समस्त अक्षांश रेखा का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। सर्वत्र दिन व रात की अवधि बराबर होती है। इस समय दिन व रात की अवधि के बराबर होने और ऋतु की समानता के कारण दोनों स्थितियों को विषुव अथवा सम दिन रात कहा जाता है। 21 मार्च को विषुव को बसंत विषुव तथा 23 सितंबर को विषुव को शरद विषुव कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम 51 से 100 तक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे।